देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो करने वाले हैं यह हमारा साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी सवाल जो है ना 2 नंबर का है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये सभी सवाल जो है ना 2 नंबर का है। तो आपको पता होगा 2 नंबर का सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है साइंस और सभी विषय में। तो आप सभी क्लास को कीजिएगा ध्यान से, और आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, और जुड़ गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट करो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आकर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सके। तो देखिए, हमारा पहला जो सवाल है ना, हम भौतिक शास्त्र से चलेंगे, जिसे कहते हैं ना फिजिक्स। फिजिक्स से हम लोग चलेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में हमारा पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा देखिए, कुछ गड़बड़ी हो गया, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब सवाल जो है ना पूछता है बिहार बोर्ड हर साल। तो देखिए, सवाल पहला क्या है, पहला पहला क्या है, ध्यान से देखो। प्रकाश का माध्यम से क्या ताकत है। प्रकाश का जो माध्यम है ना, उसे क्या, उसे मतलब प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं, यही बोलने का मतलब है। और क्या पूछ रहा है प्रकाश के कितने माध्यम हैं जिनसे वह गुजर सकता है। तो देखिए, आंसर हम देखेंगे तो आंसर देखिए क्या है, वह भौतिक साधन जिसमें से प्रकाश गुजरता है वह प्रकाश प्रकाश का माध्यम कहलाता है। आपको याद कैसे रखना है, प्रकाश का माध्यम किसे कहेंगे, तो वह भौतिक साधन जिसमें से प्रकाश गुजरता हो उसे हम लोग भौतिक प्रकाश का माध्यम कहेंगे, ठीक है ना। जैसे में मान लो क्या होगा, जैसे में कांच होगा, पानी होगा, वायु होगा, ये सब है ना, इससे प्रकाश का जो किरण आता है, प्रकाश सूर्य है, उससे निकलने वाला जो किरण आएगा वो कांच से आसानी से निकल जाएगा, साथ में पानी से भी आसानी से निकल जाएगा, और वायु 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 हवा हवा से भी आसानी से आर पार हो सकता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक प्रकाश का माध्यम। तो देखिए, और क्या पूछा सवाल में, और क्या पूछा, कितने प्रकाश के कितने माध्यम है। तो देखिए, प्रकाश के माध्यम जो है ना 2 है। कौन कौन है, विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम। इस प्रकार से आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर फिक्स से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला नंबर सवाल है, थोड़ा इसको जूमिंग करते हैं आप सभी को देखने में दिक्कत ना हो इसलिए। तो देखिए, 2 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण जो है ना उसकी परिभाषा देने के लिए कहला। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, आप सभी याद रखना। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है। याद रखना आपको किस प्रकार से अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है ना। तो क्या कह रहा है, वही अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु जो होता है ना, यहाँ से होता है, यहाँ से इस प्रकार से। इसको हम कलर चेंज करके आपको समझाएंगे ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, यहाँ एक बिंदु हो जाएगा, उसके बाद एक किरण इस प्रकार से आता है प्रकाश के अवतल दर्पण पर, और मुख्य फोकस यहाँ होता है, ठीक है ना। इसको हम पी मान लेते हैं, और एक अक्ष होता है बिंदु, एक बिंदु यहाँ मान लो, इसको आप एफ मान लो, ठीक है ना। एफ मान लिए। अब क्या करेंगे, तो जहाँ पर दर्पण का मुख्य अक्ष समांतर हो, समांतर प्रकाश की किरण हो, तो पश्चात कितने पक्ष मिलेंगे। देखिए, इस प्रकार से किरण आएगा हमारा, इस प्रकार से देखिए प्रकाश का किरण ये आया इस प्रकार से। थोड़ा कलर चेंज करके हम समझाते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो देखो, इस प्रकार से सूर्य का किरण आया, तो इसी प्रकार से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, सभी इधर से इधर, इधर से इधर मुड़ जाएगा, सभी जाकर किस पे टकराएगा, एफ पर टकराएगा। एफ माने है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अवतल दर्पण कहेंगे। इसी को हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा 3 नंबर सवाल जो है ना वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो, सवाल थोड़ा इम्पॉर्टेंट हम चुन के लाए हैं। 3 नंबर सवाल होगा ना, तो ध्यान से देखना आप लोग। देखिए सवाल क्या है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। विद्युत बल्ब है ना, बल्ब होता है किस प्रकार से, आप सभी देखे होंगे डायग्राम, इस प्रकार से होता है हमारा एक बल्ब। बल्ब होता है इस प्रकार से, और इसमें से रोशनी निकलता है, थोड़ा थोड़ा ना बलता है जब बल्ब आपके घर में। तो वही कह रहा है कि इस बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, क्यों भरा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर जानिए कैसे क्यों भरा जाता है। तो निष्क्रिय गैस भरने से झटका इसका टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन तंतु जल जाता है। अगर आप बल्ब में जब तक निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाएगा ना, तो टंगस्टन तंतु जो है ना वह नहीं जलेगा, जिससे कि बल्ब फूट सकता है। और उसके बाद क्या लिखोगे आप, नाइट्रोजन, चूंकि आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। कौन कौन है निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन, आर्गन।
निष्क्रिय गैसों से तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर बल्ब में निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाएगा तो टंगस्टन तंतु भी नहीं उससे जलेगा और साथ में नाइट्रोजन आर्गन गैस भी नहीं उसमें पहुंचेगा, जिससे कि बल्ब फट सकता है यानी कि ब्लास्ट हो सकता है। तो यही आप परिभाषा लिख देना, आपको 2 नंबर दे सकता है, इसी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल यानी अगला नंबर सवाल जो है ना वो देखिए 4 नंबर है। सवाल क्या है, थोड़ा ये मिस्टेक हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गया है, क्वेश्चन हम कहीं भी डालते हैं कहीं भी चल जाता है। चलिए 4 नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो वहाँ पर हम जब भी डालते हैं ना उंगली तो यही होता है। चलो आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है सही से तो बताइएगा। तो देखिए हमारा सवाल है 4 नंबर। देखो हम कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। 4 नंबर सवाल देखिए, विद्युत आवेश से क्या तापत है, यानी कि कहने का मतलब है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तापत का मतलब होता है किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होते हैं, परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों होते हैं। तो इसका आंसर जानो, आंसर क्या होगा, विद्युत आवेश कण का वह गुण है, विद्युत आवेश कण का वह गुण है जिसके कारण दूर से ही 2 कण एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण को, आकर्षण एवं विकर्षण 2 तरह का होता है। तो आप सभी देखिए क्या होगा, इसका परिभाषा याद रखना। विद्युत आवेश किसे कहेंगे, विद्युत आवेश कण पर वह, इस प्रकार से याद रखना, जिसके कारण दूर से ही 2 कण एक दूसरे पर आकर्षण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। इस प्रकार से आप लिख देना, और नहीं होगा तो पूरा लिखना। विद्युत आवेश कण, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, पूरा ज़्यादा लिखा गया। विद्युत आवेश कण का वह गुण है जिसके कारण दूर से ही 2 कण एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण को, आकर्षण एवं विकर्षण 2 तरह का होता है। तो देखिए इसमें पूछा था हमको विद्युत, परमाणु विद्युतता कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी लिख लो। क्यों उदासीन होते हैं, तो विद्युतता आवेश भी 2 प्रकार तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा धनावेश, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, धनावेश को हम किससे सूचित करते हैं, प्लस से। और ऋणावेश को हम किससे सूचित करते हैं, तो माइनस से। और उसके बाद क्या है, समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इस प्रकार से आप याद रखोगे तो आपको 2 नंबर निश्चित है मिल जाएगा। तो चलिए आप देखिए हमारा आ गया सवाल जो है ना, ये सभी सवाल अब हमारा आ गया किससे, रसायन शास्त्र से यानी कि केमिस्ट्री से। तो देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों। देखिए तांबा का जो बर्तन होता है या पीतल का, उसमें हमें दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्यों हम नहीं रख सकते हैं, यही हमको पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर जान लो आप सभी। आंसर क्या है, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। देखिए आप अपने घर में देखे होंगे, पीतल का बर्तन हो या तांबा का, तो उसमें कभी भी दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें जब रखा जाएगा ना तो उसमें जो जितना भी उपस्थित होता है अम्ल उपस्थित होता है एवं धातु की सतह में जो जाएगा तो वह विषैले, यानी कि बर्तन में बहुत सारा अम्ल होता है, यदि उसमें आप दही या खट्टे पदार्थ डाल दोगे तो उससे विषैला यौगिक निकलेगा जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। हम यदि खाएंगे तो उससे बीमार भी हो सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप लिख देना तो आपको 2 नंबर फिक्स से आ जाएगा। ये सभी सवाल जो है ना बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा ही, क्योंकि ऐसे भी मॉडल पेपर द्वारा लिया गया है सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा सवाल देखिए आप सभी 6ठा नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान से देखना। क्या है 6ठा नंबर, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, तो आप किस प्रकार से आंसर लिखोगे, एकदम इजी से, किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किस प्रकार से लिखोगे, याद रखना आप सभी, किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है एक विलगित यानी एक तरह का पदार्थ है, मान लो उसमें यदि आप लोग उदासीन
गैस को रखोगे ना तो उससे एक तरह का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो एक मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उससे ऊर्जा मुक्त होगी और वह ऊर्जा सभी अलग अलग वस्तुओं में पड़ेगी, यानी कि अलग अलग सजीवों में जाएगी, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस प्रकार से आप सभी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये हमारा यकृत है। चलिए इसका हम आंसर लिखना भूल गए थे। देखिए 7 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, यकृत के क्या कार्य है। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा ना तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैंने इसका देखिए क्या करा, यकृत के निम्नलिखित कार्य है, तो मैं इसका आंसर लिखना भूल गया था। तो आप सभी जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर आप सभी को पता हो, यकृत का क्या कार्य है। तो आप सभी 2 कार्य कम से कम 2 कार्य इसका लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को तब तक देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या, नहीं हम भूले नहीं थे, देख लो ये नीचे आ गया था, यही ना 7 नंबर सवाल, यकृत के क्या कार्य है। तो देखिए यकृत के निम्नलिखित कार्य है, तो निम्नलिखित कार्य क्या है तो वो भी देख ही लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा क्या क्या कार्य है। तो देखिए इसको हम थोड़ा जूमिंग करेंगे, छोटा करने पर आपको दिखेगा सही से। चलो दिख रहा है आप सभी को, तो बताओ जल्दी से यस करके। चलो तो देखिए यकृत के क्या क्या कार्य है, तो देख लो पहला कार्य क्या है, यदि हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। यकृत जो है ना वो हमारे शरीर का क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंक कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ऊर्जा बैंक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यकृत को कहते हैं। तो यही हो गया, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव होगा। यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। यह पाचन क्रिया के स्वरूप बने अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजेन के रूप में संचित कर देता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया आप सभी खाद देखे होंगे, एक खाद होता है जो कि खेत में पड़ता है, व्हाइट सा होता है ना, उसी को कहते हैं यूरिया। तो वही हमारे शरीर में वही कहाँ पाया जाता है, तो यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। उसके बाद 3 नंबर हमारा क्या होगा इसका कार्य, तो यकृत कोशिकाएं प्रोथाम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो आपको ध्यान रखना है यकृत कोशिकाएं जो है वो प्रोथाम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है। तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। तो चलिए हमारा 8 नंबर सवाल है। तो अब मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, देखिए ये सवाल जो है ना 7 नंबर से आपको ध्यान रखना है, जीव विज्ञान का सवाल है, बायोलॉजी का, ठीक है ना, बायोलॉजी का सवाल है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा 8 नंबर सवाल है। सवाल थोड़ा जूमिंग कर देते हैं जिससे आप सभी को सवाल आसानी से दिखे। देखिए हमारा 8 नंबर सवाल क्या है, अधिक व्यायाम के उपरांत मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होने लगते हैं, क्यों। देखिए अधिक व्यायाम का मतलब जो है ना, कसरत आप सभी करते होंगे, कसरत इस तरह का आप सभी वजन उठाते होंगे ना, या किसी प्रकार का आप सभी दौड़ते हैं, तो यही कह रहा है कि अधिक व्यायाम करने के उपरांत मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों उत्पन्न होने लगता है। तो क्रैम्प का मतलब जो है ना, शरीर में ज़्यादा लगेगा कि आपका चमड़ी फटने लगा है, चमड़ी जो है ना शरीर का वो लगेगा फटने लगा है, ज़्यादा परेशानी होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रैम्प। तो वही क्यों होने लगता है, तो इसका आंसर जान लो क्यों होगा। तो देखिए खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प होने का कारण यह है कि अत्यधिक व्यायाम में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखिए जब आप ज़्यादा व्यायाम करोगे तो आपके मांसपेशियों जो हैं, मैं भी पहले ही बताया आपको, चमड़ी, तो उसमें से आपका ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा, जिससे ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त प्रथम उत्पादन पायरुवेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण क्रैम्प उत्पन्न होने लगता है। एक बार और सवाल सुन लो, आप सभी को याद हो जाएगा। खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प होने का कारण यह है कि अत्यधिक व्यायाम से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त प्रथम उत्पादन पायरुवेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण क्रैम्प उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लिख देना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि जो है ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि आप पढ़े होंगे, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर जानो क्या होगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर ऑप्टिक
काइजमा के पीछे सेलात सिक्का गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई अंग ऐसा अंग है जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना होता हो, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर एक बार और जान लो कैसे होगा, तो आपको ध्यान से सुनो। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर ऑप्टिक काइजमा के पीछे सेलात सिक्का गुहा में बंद रहती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है ना वो हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारा सिर जो है ना इसके पीछे वाले भाग जो है ना, पीछे वाला भाग जो होता है इसमें हमारा जो है ना पीयूष ग्रंथि वह बंद रहता है। ठीक है, बंद रहता है। वह किस प्रकार से बंद रहता है? ऑप्टिक काइजमा एक नामक इसमें मस्तिष्क के पीछे आता है, उसमें उसी में यह पीयूष ग्रंथि जो है बंद रहता है। तो बंद रहता है, उसके बाद क्या होगा? शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना, यानी कि हमारा शरीर जो है ना वह पूरा शरीर पीयूष ग्रंथि से ही प्रभावित होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि से प्रभावित होता है पूरा शरीर। और उसके बाद क्या है? इसी कारण से हम क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को इसी कारण से मास्टर ग्रंथि भी कहेंगे, यानी कि मास्टर हो गया हमारे शरीर का। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो इसी प्रकार से हम लोग रोज़ लाइव क्लास करेंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।